धन्यवाद। एक बार फिर आपका स्वागत है हल्ला बोल में। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं लाल आतंक पर कब लगेगी लगाम। सवाल दो हैं। पहली बात ये कि आखिर क्यों अपने ही देश के नागरिक अपने ही देश की सेना के खिलाफ, अपने ही देश के लोगों के खिलाफ हथियार उठाने को मजबूर हो जाते हैं। क्यों इतना ज्यादा लोगों में गुस्सा भर जाता है कि वो नक्सलवाद की राह पकड़ लें, ये एक सवाल। लेकिन दूसरा सवाल उससे भी बड़ा कि जब नक्सलवादी अपने तरीके से बदला लेने लगे, खून से रंगने लगे, एक के बाद एक तमाम शहरों को, जिलों को, और सरकार और प्रशासन एकदम बेबस नजर आए, तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन? इस पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही प्रवक्ता। कांग्रेस से मीम अफजल साहब हमारे साथ हैं और बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। हम आपको सबसे पहले ये दिखाते हैं कि अभी तक इस लाल आतंक ने देश में कितने लोगों की जान ली है। कुछ आंकड़े हमने आपके लिए तैयार किए हैं। अगर आप इन आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कितना खतरनाक खेल खेला जा रहा है। साल 2009 की बात करें, 391 आम नागरिक, 312 सुरक्षा बल के लोग, 294 नक्सली, 997 लोग मारे गए। 2010 1180 लोगों की जान गई, जिसमें 626 आम नागरिक थे और 277 नक्सली। इसी तरह 2011 में भी 602 लोगों की जान गई, जिसमें 199 नक्सली थे और आम नागरिक 200 से ज्यादा। 2012 की भी अगर बात करें तो 367 लोग अपनी जान नक्सली हमलों में या फिर जो ऑपरेशंस और काउंटर ऑपरेशंस हुए उसमें लोगों ने अपनी जान गंवाई। 2013 में 201 लोगों की जान गई और कुल अगर हम तब से लेकर अब तक के आंकड़े की नजर डालें तो 3347 लोग हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं, फिर चाहे वो देश के आम नागरिक हो, नक्सली हो या फिर सुरक्षा बल के लोग हो। हम सीधा सवाल यहां पर बीजेपी के प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु से करना चाहते हैं। कैप्टन अभिमन्यु, जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं उससे ये बताया जा रहा है कि जो ट्रेन्ड फोर्सेस थी, जो कमांडोज ट्रेन थे नक्सलाइट्स के खिलाफ एक्शन लेने के लिए, उनको वीवीआईपी सुरक्षा में लगा दिया गया था। एक तरफ एक काउंटर ऑपरेशन की बात होती है और दूसरी तरफ सुरक्षा बल नदारत होते हैं, तो ऐसे में हमले तो होने ही हैं। देखिए, ये गलत जानकारी है। मैं आपको विश्वास दिला दूं कि महेंद्र कर्मा जी जो आज लोकतंत्र की राह पर चलते हुए शहीद हुए हैं, वो वर्तमान में विधायक भी नहीं, लेकिन फिर भी उनको छत्तीसगढ़ सरकार ने जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा दी हुई थी। ये समय संवेदनाओं का है, श्रद्धांजलि प्रकट करने का है और मिलकर के इस राष्ट्रद्रोह के साथ में लड़ने के संकल्प करने का है। मुझे दुख है कि कांग्रेस के नेता यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि मध्य प्रदेश जो संयुक्त था, तब दिग्विजय सिंह जी की सरकार के उनके मंत्री लिखीराज कांवरे की बालाघाट में इन्हीं नक्सलियों ने गला रेत करके हत्या करने का काम किया था। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के सांसद बलिराम कश्यप, उनके पुत्र केदार कश्यप जो मंत्री हैं, उनके भाई की कैप्टन अभिमन्यु, आप एक तरफ कह रहे हैं जी, आप एक तरफ कह रहे हैं कि संवेदनाओं का वक्त है, इस तरफ मिलकर काम करने का काम है, लेकिन फिर मेरे ख्याल से यहाँ पर हमें ये हेड काउंट नहीं रखना चाहिए कि कितने कांग्रेस के गए और कितने बीजेपी के गए। सवाल ये है कि नक्सलवाद की समस्या एक तो थम नहीं रही है और चाहे कोई सरकार हो वो नक्सलियों को थामे नहीं थाम पा रही है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। हम मीम अफजल जी की भी इस पर प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं एक चश्मदीद का आंखों देखा बयान कि उसने क्या देखा, किस तरह से बर्बर तरीके से नक्सलियों ने एक के बाद एक 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हम सुकमा का निपटा के भोजन करके 3:30 बजे सुकमा से निकले हम लोग। करीब 4:30 बजे, 4:15 बजे के बीच में दरभा घाटी पड़ती है जो बहुत सेंसिटिव है। वहां जैसे ही हम लोग का काफिला पहुंचा, करीब 35-40 गाड़ियों का काफिला था। माननीय अध्यक्ष जी आगे चल रहे थे, उसके पीछे 2 गाड़ी आगे चल रही थी। तो पहले जैसे 2 गाड़ी क्रॉस हुई तो उसको ब्लास्ट हम लोग उड़ा दिए। उसके बाद एम्बुस लगा के बैठे थे, दोनों तरफ इतनी फायरिंग ताबड़तोड़ की हम लोग और ढूंढ के मतलब कि अध्यक्ष जी ने, माननीय नंद कुमार पटेल जी ने सरेंडर कर दिया था। उनको अंदर ले गए और उनके साथ में कवासी लखमा एमएलए थे वहां सुकमा के, वो उसको छोड़ दिए और उनके बेटों को अंदर ले गए। उतना हम देख पाए। उसके बाद जब इतनी फायरिंग शुरू हो गई तो हमको गोली लगी। गाड़ी हमारे साथ 3 साथी जो बैठे थे, तीनों मारे गए ऑन स्पॉट वहीं पर। तो हम तुरंत नीचे आके लेट गए थे। हमारे जस्ट बगल में महेंद्र कर्मा आके लेट गया, वो उनकी गाड़ी बगल में खड़ी थी और फूलो देवी नेता एमएलए, एक्स एमएलए आके वो लेटी हुई थी तीनों। करीब वो लोग गाड़ी लगातार फायरिंग, मतलब इस तरह से फायरिंग कर रहे थे जैसे मतलब कोई सेना मतलब युद्ध लड़ने आती दूसरे देश से। तो कोई बचने की उम्मीद किसी की नहीं थी। गाली बकते हुए माओवादी जिंदाबाद नारे लगाते हुए इस तरह कर रहे थे। बोले केंद्र सरकार की सेना हटाओ यहाँ से, साले सब मारे जाओगे करके। और हमको लगा कि जब 1 घंटे से लगातार फायरिंग चल रही, कोई पुलिस नहीं आई है, मतलब मारे जाना तय है करके। और महेंद्र कर्मा को मेन टारगेट बना कर रखा था, ऐसा मुझे लगा वहां पर, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष थे, उनका कुछ रहा होगा जो भी है। तो जस्ट बगल में मेरे महेंद्र कर्मा जी लेटे थे, जो ऐसा, और उसके पहले वो दोनों। तो मैं समझा कि हम एक गाड़ी चेक करते थे, जो थोड़ा बहुत सांस उसको मारते आते थे लोग लगातार।
तो जब देखा 2 गाड़ी पहले तक पहुंच गई थे, हम लोग पूरे 100 लोग जो नक्सली थे, हम लोग खड़ा हो गए, सरेंडर कर दिए। सरेंडर करके महेंद्र कर्मा ने बोला कि मत मारो यार, मत मारो, बोले हम लोग सरेंडर कर दिए। तो बोले सीधा चले आओ, हाथ पीठ पे सिर में पीछे करके। इस तरह से हम लोगों ने अपने 4 लोग पहले गए, तो जो बाकी जो गाड़ी छुपे थे, जो घायल थे, जिनको गोली लगी, सब पीछे पीछे हमारी जो भर्ती है, ये सब हमारे पीछे जंगल की ओर बढ़े। हम लोग जंगल की ओर ले गए, करीब रोड से 200 मीटर अंदर में। और हम लोगों को बोले कि पेट के बल में लेट जाओ, सिर नीचे कर लो करके सबको लिटा दिए। महेंद्र कर्मा बोले आप इधर आइए करके, उसको आगे बढ़ाए और सीधा उनको गोली मार दी। हाँ, जान गए थे वहां पर। जब अंदर पहुंचे तब जाने हो। अच्छा। अंदर जब पहुंचे ना जंगल में, तो कोई पहचान गया होगा। तो उन्होंने आइडेंटिफाई के लिए उनका नाम पूछा था? नाम पूछा हुआ नहीं, बोले महेंद्र कर्मा कौन है, बोले तो ये है करके बोला। हाँ, तो बोले ये मैं हूँ करके, खुद बोला उन्होंने मैं करके। तो बोले तो हाथ भी जोड़े, बोले मेरे को, बोले नहीं कुछ नहीं, बोले बहुत पिछले बार बच गया। बोले इस बार कोई ये नक्सली ने बोला पिछले बार लास्ट टाइम तो बच गया था, इस बार बचने कोई तरह चांस नहीं करके सीधा गोली मारे। और मैं सुन रहा था, मैं थोड़ा सा मुंडी करके ऐसा ऊपर करके देख रहा था। उसके बाद इन लोग जब गोली मारे सीधा नीचे सीधा गिरे ऐसा। जब गिरे उसके बाद मेरे को बोले सब नीचे देखते रहो करके। तो हम लोग स्वाभाविक लगा कि जब इसको मार दिया हम लोग को भी मारेंगे करके। तो मैं, चूंकि मेरा ब्लड बहुत निकल रहा था, तो मैं थोड़ा सा उठ के मतलब पानी दीजिए, एक बूथ चाहिए करके। तो एक लेडीज जो थी उनकी नक्सली, मतलब 20-22 साल के थे सब लोग, मैक्सिमम 25 ईयर था। तो ला के मेरे को पानी थोड़ा सा एक बूथ दी, मेरे को मुंह में डाली मेरे। तो मैं बता अपना परिचय दिया, मैं डॉक्टर हूँ, MD हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। हम लोग, मैं सामाजिक सेवा भी करता हूँ और बस्तर में भी सेवा कर चुका हूँ मैं। हम लोग क्या निर्दोष लोग गलती जिसमें आप हम लोग मार रहे हो करके। तो बोले जब हम लोग बोल रहे थे हाथ ऊपर करो करके, तो ऊपर क्यों नहीं किए तुम लोग करके। हम समझ नहीं पाए उनकी भाषा को, ऐसा उनका कहना। हम तो सुन रहे, डर के मारे सब। तो बोले ठीक है, बोले लेटे रहो अभी करके। फिर मेरे एक लेडीज वहां से, उनकी नक्सली जो लड़की थी, वो ला के मेरे को एक इंजेक्शन लगाई। ब्लड बहुत निकल रहा था मेरे, तो मेरे डॉक्टर साहब को इंजेक्शन लगा दो, उनके नक्सली कमांडर ने बोला उनका। एक चश्मदीद का ये आंखों देखा बयान था कि उसने क्या क्या वहां पर देखा। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल साहब भी जुड़े हुए हैं। सीधे सवाल मैं आप ही से करना चाहती हूँ अफजल साहब, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात कर लें, जहां इतना बड़ा ये नृशंस हत्याकांड हुआ, 2009 में यहीं पर ऑपरेशन ग्रीन हंट की शुरुआत हुई थी और ये कहा गया था कि पूरी तरह से सफाया कर दिया जाएगा। एक के बाद एक कई इनिशिएटिव्स केंद्र सरकार की तरफ से लिए गए। सुलवा जुलूम को अगर आप देख लें तो इसके संस्थापक को भी आज नहीं बख्शा गया, जबकि एक टाइम पर एक बड़ा सफल एक्सपेरिमेंट ये माना जाता था। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ गुस्सा भी तो साफ नजर आता है। देखिए, ये जैसा कि आपने अभी दिखाया कि ये नक्सलवाद किसी एक स्टेट का तो मसला है नहीं। 9 स्टेट्स आपने कहा कि इससे प्रभावित हैं और सभी जगह पर ये लोग सबसे बड़ा काम ये करते हैं कि बॉर्डर एरियाज में करके वारदात करने के बाद दूसरी स्टेट में भाग जाने का काम करते हैं। इसलिए लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से भी तो एक कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी, एक एफर्ट चलता है जिसमें जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है वो इस्तेमाल होती है, BSF इस्तेमाल होती है। ये अभिमन्यु जी भी यही बात कह रहे हैं, आप भी यही बात कह रहे हैं कि ये तो अलग अलग स्टेट का मसला है। आप चाहे बीजेपी शासित राज्य ले लें या कांग्रेस शासित राज्य ले लें, ये दिक्कत हर जगह है, तो कोई तो जिम्मेदारी लेगा। हमारी तरफ से कभी भी मना नहीं किया गया। जब स्टेट गवर्नमेंट इस तरह की किसी मदद के लिए गुहार लगाती है या मालूमात करती है तो उसको पूरी मदद दी जाती है। अब ये बताइए, मैंने आपको शुरू में ही कही ये बात, मैं बहुत ज़ोर से ये बात कहना नहीं चाहता। ये वाकई बड़ा अफसोस का वक्त है और इस वक्त हम लोग जज्बात में बहकर बात ना करें, बहुत संजीदगी से बात करें तो बहुत अच्छा है। कैप्टन साहब ने भी ये बात की, मुझे उनके जज्बे की मैं कदर करता हूँ कि उन्होंने ये बात कही। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि जब चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी में 400-500 सुरक्षा कर्मी लगे होते हैं, तो इतने बड़े कानवाय के अंदर इतने बड़े लीडर्स जब वहाँ पहुँचे थे तो उनकी सुरक्षा के क्या बंदोबस्त, आप सारी वीडियोस उठाकर देख लीजिए, कहीं सुरक्षा का नामो निशान नहीं है। सिर्फ जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन्होंने ही हिफाजत की है। यहाँ तक आप एक सवाल उठा रहे हैं अफजल साहब और इसका जवाब हम जरूर लेंगे कैप्टन अभिमन्यु से।